हेलो गाइस। इस चैप्टर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। हम केवल वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाएंगे, बाकी टॉपिक्स हम छोड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल पुनः चक्रीय। जो पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं उनका एग्ज़ाम्पल है धातु, एक एग्ज़ाम्पल आपको याद होना चाहिए। और जो अचक्रीय होते हैं यानी जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं उनका एग्ज़ाम्पल है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए बात ऐसी है कि संसाधन आजकल कम क्यों हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग जिससे संसाधन कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं वो पढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। अब यहाँ लिखा है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। आप ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं उनके लालच के चक्कर में संसाधन बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। यानी कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए संसाधनों का बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे संसाधनों की कमी हो गई। तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। यानी अब जो संसाधन है वो समाज में कुछ ही लोगों के हाथों में है। यानी कुछ ही लोगों का संसाधनों पर पूरा अधिकार है, बाकी किसी को तो संसाधन मिलते भी नहीं है। ठीक है, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है, कुछ अमीर हो गए हैं, कुछ गरीब। यानी देखो जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए आपके पेड़ पौधे, जंगल, है ना, मिट्टी, ये सब आपके संसाधन है, और नदी, तालाब। अब जिन लोगों का इन संसाधनों पर सबसे ज़्यादा अधिकार है वही लोग अमीर हैं, और जिनके पास संसाधन नहीं है ये वाले वो लोग गरीब हैं। अगला है वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। यानी कि संसाधनों की कमी होने से, संसाधनों में कमी हो जाने से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। अगर आपसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट याद ना हो रहा हो तो आप ऐसे याद कर लेना कि वैश्विक संकट पैदा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि संसाधनों आजकल कम क्यों हो रहे हैं, संसाधन आजकल गायब क्यों होते चले जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं जो आपको बोल के समझा रहा हूँ आप उसे भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा आपका। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? ऐसा विकास जो ये सोच करके किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी को भी कोई परेशानी ना हो और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी कोई परेशानी ना हो, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऐसा विकास जो ये सोचकर किया जाता है कि वर्तमान में जो पीढ़ी है उसे इस विकास से कोई परेशानी ना हो, वो विकास अपना करती रहे, और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपना विकास करती रहे, संसाधन खत्म ना हो। ये होता है सतत पोषणीय विकास। बाकी अगर आप ये याद कर सकें तो और भी बेहतर है। अब नीचे आते हैं, एजेंडा 21 क्या है? अब देखिए एजेंडा 21 यह एक घोषणा है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यानी अभी आपको जो मैंने बताया था सतत पोषणीय विकास, वही हासिल करना एजेंडा 21 का उद्देश्य है। इसमें लिखा है इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। आप यहाँ भूमंडलीय वर्ड काट सकते हैं। और जो नीचे लिखा है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, ये वाली जो लाइन है ना, आप इसे भी काट सकते हैं। आप बस इतना ही याद कर लें तो भी चल जाएगा कि यह एक घोषणा है और इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, और 1992 में इसे तैयार किया गया था, 1992 में इसे तैयार किया गया था। ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब संसाधन नियोजन जो है वो करना ज़रूरी क्यों है? देखिए नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। संसाधन माने आपको मैंने बताया था नदी, तालाब, मिट्टी, जंगल, है ना। हम इनका यूज़ कर रहे हैं, हम इनका कर रहे हैं यूज़, लेकिन इनका यूज़ हम कर रहे हैं तो वो भी हमें एक प्लानिंग से करना चाहिए, नियोजन से करना चाहिए, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो संसाधन नियोजन की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए यहाँ जो लिखा है मैं बता देता हूँ, पॉइंट है कि क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है संसाधन नियोजन करना। ऐसे प्रदेश हैं भारत में, प्रदेश माने इलाके, भारत में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक तरफ संसाधनों की प्रचुरता है। आप प्रचुरता वर्ड याद ना कर पाएँ तो ऐसे याद कर लेना कि भारत में एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तो संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भारत में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, परंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिनकी कमी बहुत है। ठीक है, मैं फिर सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही तरह के बहुत संसाधन है। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, मैं सही बोलता हूँ। भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक ही तरीके के बहुत सारे संसाधन हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर एक ही तरह के संसाधन बहुत कम हैं। अच्छा, आगे लिखा है भारत में कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, वहीं भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर संसाधन बहुत कम है। यानी भारत में कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कि खुद में ही आत्मनिर्भर हैं, उन्हें किसी और राज्य से संसाधन लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको संसाधन चाहिए क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए संसाधन नियोजन करना ज़रूरी है, ताकि ऐसे राज्य जिनके पास कुछ नहीं है
कोई संसाधन नहीं है, बहुत कम संसाधन है, उन्हें भी संसाधन मिल सके, इसलिए संसाधन करना नियोजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने इसीलिए कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत याद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में हवा बहुत चलती है और धूप बहुत पड़ती है। धूप माने सौर ऊर्जा, हवा माने पवन, तो राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए संसाधन नियोजन करना ज़रूरी है, ताकि राजस्थान में जो पानी नहीं है वो दूसरे राज्यों की नदियों से वहाँ पहुँचाया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से संसाधन नियोजन जो था उसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले कैसे हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहले उसी में संसाधन नियोजन करने के बारे में सोचा गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन लोग फटाफट से। ओके देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास संसाधन है तो ही काफ़ी है। मान लो अगर कोई राज्य है जिसके पास संसाधन है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमें पता है कि जो झारखंड छत्तीसगढ़ है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ है, अभी मेरी बात सुनिए, इसको मत पढ़िएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। जो झारखंड और छत्तीसगढ़ है वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा माना जाता है, और है भी, सच बात यह है कि वहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोयला एक संसाधन है, लेकिन जब तक आपके पास अच्छी प्रौद्योगिकी नहीं होगी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक, जब तक आपके पास कोई टेक्निक नहीं होगी, कोई मशीन नहीं होगी, आपको ये पता नहीं होगा कि ज़मीन के अंदर जो कोयला है उसकी खुदाई करके कैसे बाहर निकालेंगे, क्या आप कोयले का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, ज़रूरी ये है क्या उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी है, कोई टेक्निक है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी प्रौद्योगिकी अगर नहीं होगी तो संसाधन उपलब्ध भी हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो प्रदेश पिछड़ी गिनती में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं संसाधन का, क्योंकि उनके पास वो प्रौद्योगिकी नहीं है। तो ये आप टॉपिक एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि प्रौद्योगिकी क्यों ज़रूरी है। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर प्रौद्योगिकी हो, यानी टेक्निक हो। उसके बिना संसाधन किसी भी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। आपके इलाके में संसाधन रहेंगे, कोयला रहेगा, लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे बिना टेक्निक के, तो क्या ही फायदा है माय डियर। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के का संसाधन में बहुत बड़ा रोल है। ओके, अब यहाँ से ये गांधी जी ने कुछ बोला था, पेपर में ये नहीं पूछेगा गांधी जी ने क्या बोला था, ऐसा लिख करके आएगा, फिर ये पूछ सकता है कि बोला किसने था ये। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था। अच्छा, अब सबसे पहले दुनिया में संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले वर्ल्ड में, दुनिया में संसाधनों को बचाने की बात किसने कही थी और कब कही थी? 1968 में कही थी, क्लब ऑफ रोम ने कही थी, क्लब ऑफ रोम। फिर एक बंदा था, एक राइटर था, उसका नाम था सुमेशर। सुमेशर ने अपनी किताब लिखाई थी स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ये किताब का नाम है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, जिसे सुमेशर ने लिखा था। उसने भी ये बात कही थी संसाधन संरक्षण की। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और यहाँ से ओके, थोड़ी फालतू की बातें। भारत में 43% ज़मीन जो है वहाँ पर मैदान है। भारत में कितनी परसेंट ज़मीन पर मैदान है? 43% ज़मीन पर। और इन्हीं ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, हमारी बस चलती है, कार चलती है, ट्रक चलते हैं, खेती करते हैं। 43% ज़मीन पर। 30% ज़मीन है भारत में वो पर्वत है, पहाड़ है। 27% जो ज़मीन है भारत में वो पठार है, यानी वहाँ पर केवल चट्टाने चट्टाने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई वह काटी जाती हैं, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, ये बताइए, आपके बगल में कोई प्लॉट खाली है? हो सकता है कि आपके बगल में या आपकी गली में या फिर आपके आसपास के इलाके में कहीं पर प्लॉट खाली हो। वो प्लॉट ऐसे डला हुआ है, लोग उसमें अपना कूड़ा कचरा डालते हैं। मतलब ये सोचिए बाप कि उस प्लॉट में खेती तो नहीं हो रही है, उस ज़मीन पर खेती तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं, जैसे आपके गांव के अंदर ज़मीनें होती हैं जिन्हें आप खेत बोलते हैं, जहां पर खेती की जाती है, उन्हें काटा जाता है, फसलों को उन्हें उगाया जाता है। तो ऐसी ज़मीन जहां पर फसल काटी जाती है, उगाई जाती है, उसे बोलते हैं शुद्ध, यानी निवल। पेपर में निवल भी लिख के आ सकता है, बोया गया क्षेत्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से ओके, यहाँ पे लिखा है भारत का कुल भौगोलिक भाग कितना है? पेपर में आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन 93% हिस्से में ही हम लोग रह पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा है पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। यानी याद रखना, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो वो दो राज्यों में होती है, पंजाब और हरियाणा। 80% के आसपास खेती होती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब बंजर ज़मीन किसे कहते हैं? ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लो बंजर ज़मीन किसे कहते हैं। पहाड़ी चट्टानें, सूखी या मरुस्थलीय भूमि को बंजर ज़मीन कहते हैं। मतलब यार ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती है, आपको पता ही है बंजर ज़मीन किसे कहते हैं, तो फिर ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं, बस समझ लो। अच्छा, गैर कृषि प्रयोजन ज़मीन किसे कहते हैं? गैर कृषि प्रयोजन मतलब ऐसी ज़मीन जिसका इस्तेमाल तो हो रहा है
लेकिन खेती करने के लिए नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं गैर कृषि प्रयोजन ज़मीन। जैसे आपने एक ज़मीन पर मकान बना लिया, एक ज़मीन पर स्कूल बना लिया, एक ज़मीन पर आपने गली बना ली, एक ज़मीन पर आपने फ्लाईओवर बना लिया, तो इन सभी गलियों का इस्तेमाल, इन सभी ज़मीन का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन इन सभी ज़मीनों का इस्तेमाल खेती करने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इन्हें गैर कृषि प्रयोजन भूमि। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 90% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, यानी ज़मीन से ही हमें इन सब चीज़ों की हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है भूमि निम्नीकरण के कारण। ये पेपर में आता है कई बार, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, सीधे भी याद रखिए, पेपर में ज़रूरी नहीं आपसे सीधे बोले कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, क्योंकि आजकल ज़माना मॉडर्न है, तो आजकल एग्जामिनर भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि एक राजू नाम का लड़का है ना, और वो जो है क्या नाम है, उसने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं अपने इलाके में, तो बताइए उसने क्या समस्या खड़ी कर दी अपने इलाके के अंदर। तो उसने बहुत सारे पेड़ काट दिए, तो भूमि निम्नीकरण हो सकता है अब तो उस इलाके में। तो ऐसे घुमा के पूछेगा आपसे वो। ठीक है, तो सीधे भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ भी सकता है ना। पेपर देख के टेंशन नहीं लेना है, मेरी वीडियो देख के जा रहे हो ना, बस ठीक है, बहुत है। अच्छा, तो भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? पहला पॉइंट, खनन के उपरांत। खनन माने खुदाई। जैसे कोयला आपने ज़मीन से निकाला तो आप खुदाई करोगे ना, उसे बोलेंगे खनन। आप ज़मीन से अगर सोना चांदी या फिर लोहा निकालोगे तो भी खुदाई करोगे, उसे बोलेंगे खनन। और जो गड्ढा होगा उसे बोलेंगे खदान। तो खनन के उपरांत, उपरांत माने बाद में, बाद में भी लिख सकते हो कि खनन करने के बाद जो खदानें होती हैं, यानी जो गड्ढे होते हैं, हम उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, हम उन्हें किसी से ढांक के रखते नहीं हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं। तो होता क्या, धीरे धीरे करके वो जो ज़मीन है वहाँ पे निम्नीकरण शुरू हो जाता है। ये जो ज़मीन होती है वो एकदम बेकार हो जाती है, यानी फ्यूचर में उस पर खेती भी नहीं हो सकती कभी उस ज़मीन पर। ठीक है ना। अगर आप बार बार कहीं पर खुदाई कर रहे हो, खनन कर रहे हो, फिर आप उसे ढाक के रखते भी नहीं हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, उबड़ खाबड़ मलबे को वहीं डाल देते हो कि अपना काम निकल गया, अब क्या जरूरत है हमें इसकी, तो वहाँ खेती वेती कभी हो नहीं पाती, यानी वो भूमि निम्नीकरण हो जाता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि मिट्टी जो है वो किसी के लायक ना बचे फिर। तो पहला पॉइंट हो गया, खनन के बाद में खदानों वाले स्थानों और खाइयों के मलबे को ऐसे छोड़ देना। दूसरा रीज़न है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना, पेड़ों को काटना। तो ऐसे याद कर लो ना, पेड़ों को काटने से भी भूमि नमीकरण हो जाता है। क्यों ये वनोन्मूलन याद कर रहे हो? अच्छा, और क्या है? पशुचारण, अति पशुचारण। अब अति पशुचारण याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर लो कि ज़्यादा पशु, ज़्यादा जानवर अगर किसी जगह पर चरते हैं, ज़्यादा जानवर अगर किसी जगह पर चरते हैं तो वहाँ पर भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। अगर ज़्यादा कहीं पर सिंचाई की जाती है, अगर किसी ज़मीन पर बार बार आप पानी से वहाँ सिंचाई कर रहे हो, देखो एक लिमिट में सिंचाई करना चाहिए, आपने हद कर दी सिंचाई करने की तो ही भूमि निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, आप याद कर लेना। और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भूमि निम्नीकरण, मान लो अगर हो गया कहीं पर तो उसकी समस्या को हम सुलझा कैसे सकते हैं। अगर कहीं पर भूमि निम्नीकरण हो गया है तो समस्या को हम सुलझा कैसे सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय बताइए। तो पहला उपाय है वनोरोपण, यानी पेड़ों को दोबारा से उगाना शुरू करना। दूसरा, चारागाहों का उचित प्रबंध करना, यानी जानवरों को चराने के लिए एक जगह दे दी जाना कि भैया आपको चरना है तो इस जगह चरो, ये नहीं कि आप हर जगह चरते फिर रहे हो। ठीक है। पशुचारण नियंत्रण करना, अगर किसी जगह पर जानवर बार बार चरने आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकना। रेतीली टीलों और कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया करना। होता है क्या है ना, जहाँ पर जैसे रेगिस्तान है, अब रेगिस्तान में बहुत सारे बालू के टीले हैं। अब होता क्या है, बालू के टीले हैं तो जब हवा आती है तो जो रेत है वो उड़ने लग जाती है, उड़ करके वो आसपास के इलाकों में, गाँव में पहुँच जाती है। तो वहाँ की जो खेत है, जो वहाँ पे मिट्टी है, उसको वो रेतीली बना देती है, तो वो भी भू निम्नीकरण हो जाता है। इसलिए रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ी लगा के हम रोक सकते हैं ताकि उनके रेत जो है उड़ के कहीं और ना जाए। अगर कहीं पर बंजर भूमि है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। खनन को नियंत्रण करने के, ज़्यादा खुदाई ना करें। अगर कोयला निकाल रहे हो तो एक ही जगह निकालो, ये नहीं कि आप 10 जगह कोयले जाके निकाल रहे हो। ठीक है भाई, तो खनन पर नियंत्रण करें। तो बना के लिखो, अपने मन से बना के लिखो। समझ में नहीं आया तो वीडियो 2-3 बार देख लो, कोई वीडियो आप 2-3 बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। ठीक है। अच्छा, मिट्टी कैसे बनती है वो छोड़ो, कौन कौन चीज़ें मिट्टी बन सकती है, ऑप्शन में पूछ सकता है। जनकशैल, जलवायु, वनस्पति, तापमान परिवर्तन और पवन। पवन माने हवा, इनसे मिट्टी बन सकती है। अच्छा, याद रखना सर हमें ये सब तो याद नहीं हो रहा है, तो आप टिक लगा लो, और जो आपको याद हो रहा है ना इस चैप्टर में, आप बस वही याद करो। देखो वीडियो में तो मैं बहुत कुछ चीज़ें बता दूंगा, अब या तो आप एकदम ही मेहनत कर लो, हार्ड वर्क कर लो कि मैं रिवाइज करूंगा करूंगी। अगर आप हर एक वीडियो को 2-3 बार देखते हो, या फिर आपके पास अगर कोई नोट्स हैं उन्हें आप 2-3 बार देखते हो, 2-3 बार देखते हो, तो अभी हमारे पास ना बहुत कम टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ माय डियर, हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए,
जलोढ़ मिट्टी, यहाँ से ना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एग्जाम में आने लायक। अब वो आजकल सीधे नहीं पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी, वो घुमा फिरा के पूछेगा कि एक राम नाम का लड़का है, वो वो उत्तर प्रदेश में रहता है, यानी उत्तरी मैदान में रहता है, तो बताओ उसके यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती होगी, उस मिट्टी की ये खासियत है, बताओ उस मिट्टी का नाम क्या है, उसमें कौन सी फसल उगा सकते हैं। घुमा फिरा के पूछेगा भाई, सीधे नहीं पूछेगा। पूछ ले तो अच्छी बात है, बट आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं। ये उत्तरी मैदान में उगती है। उत्तरी मैदान का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, इधर साइड ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में और पढ़ते हैं। अच्छा, ये मिट्टी बनती कैसे है? 3 नदियाँ होती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये अपने साथ जो छोटे छोटे कंकड़ बहा के लाती हैं, कंकड़ माने यहाँ बोला गया निक्षेप, उनसे ये मिट्टियाँ बनती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और खासियत क्या है? ये मिट्टी 2 तरह की होती है जलोढ़ मिट्टी, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। यानी अगर कहीं पर जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ बहुत मोटे मोटे मिल रहे हैं तो समझ जाओ बांगर है, और कहीं पर बहुत महीन कंकड़ मिल रहे हैं जलोढ़ मिट्टी में तो वो खादर है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं, पोटाश, फॉस्फेट और चूना। ये चूना युक्त लिखा है, आप चूना ही पढ़ लो, बहुत है। अब पोटाश, फॉस्फेट, चूना अगर आप भूल गए हो याद करना, कोई बात नहीं, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब पेपर सामने आएगा अपने आप याद आ जाएगा, मुझे पता है आप, ठीक है, प्रॉमिस। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त से बनी होती है। गन्ने, चावल, गेहूं इसकी मेन फसल है। अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि रानी जो है वो गन्ने की फसल करना चाहती है, उगाना चाहती है, बताओ उसके लिए कौन सी मिट्टी ठीक रहेगी। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, अब जहाँ पर खेती ज़्यादा अच्छी होगी उस जगह पर ही तो लोग ज़्यादा रहेंगे ना, समझ रहे हो ना। तो जलोढ़ मिट्टी के आसपास जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में रहती है, और जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वहाँ पे रहती है। घनत्व माने बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या में रहना। और ये गहन कृषि की जाती है। इस मिट्टी में कौन सी कृषि फेमस है? इसके लिए गहन कृषि फेमस है, ठीक है। अब काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसको रैगर भी बोलते हैं, इसे काली कपास मृदा भी बोलते हैं। इसका रंग काला होता है और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसकी जो खासियत होती है कि ये नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ये गीली रहती है। अगर आप हल्की सी काली मिट्टी खुदाई करो तो आप देखोगे अंदर से वो गीली निकलेगी खुदाई करने के बाद में। इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि इसमें फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी कम होती है, ठीक है। जब गर्मी आती है, गर्मी और शुष्क मौसम, तो ये गर्म और शुष्क मौसम का मतलब होता है गर्मी की बात कर रहा है। जब गर्मी जब होती है तो इन मिट्टियों में दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार, ठीक है। इन मिट्टियों में पड़ जाती है दरार, ठीक है, ओके। अच्छा, गीली होने पर ये मिट्टियाँ चिपचिपी हो जाती हैं। जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। फिर इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है, फिर आप जुताई करोगे फावड़े से तो जुताई अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये गीली ना हो उससे पहले ही इसकी जुताई मानसून से प्रारंभ हो जाती है। तो पेपर में आ सकता है कि मानसून में कौन सी खेती शुरू हो कौन सी मिट्टी की जुताई शुरू हो सकती है, तो वो है काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, फिर जुतना मुश्किल होता है। फास्फेट की मात्रा इसमें कम होती है, गर्मियों में इनमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। तो भैया इसमें तो कुछ आएगा नहीं, इसमें से इतना ही आएगा कि इसका नाम लाल मिट्टी और पीली मिट्टी क्यों पड़ा है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। इन मृदाओं का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि ये दो चट्टानें हैं, आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इन दोनों चट्टानों में लोहे की धातु पानी की फॉर्म में, समझो, तैर रही होती है। जो लोहा है ना, लोहा पानी की फॉर्म में, पानी की अवस्था में, द्रव की अवस्था में तैर रहा होता है चट्टानों के अंदर, ठीक है। और उन्हीं चट्टानों से ये मिट्टी बनती है, इसलिए ये लाल रंग की होती है। पीली क्यों होती है? क्योंकि इन मिट्टियों के अंदर जल योजन होता है, यानी इन मिट्टियों में पहले से ही पानी शामिल होता है। इनको गीले करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही पहले से हल्की फुल्की गीली रहती हैं। जल योजन का मतलब होता है पहले से शामिल होना पानी, इसलिए पीली दिखाई देती हैं ये, ठीक है। तो रीजन पूछे तो बता देना। वैसे तो आपको एक बात बता दूं ना, ये आएगा नहीं टॉपिक, जहां तक मुझे लग रहा है ये आएगा नहीं टॉपिक, बट फिर भी बात वही है कि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, क्या पता आ गया तो, ठीक है। अच्छा, लैटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक है। पहली बात तो ये, इसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में ईट, ठीक है। अच्छा, और बता दूं मैं आपको, ये बहुत गहरी होती है, यानी मिट्टी छोटी मोटी मिट्टी नहीं, खुदाई करते रहो करते रहो करते रहो, लैटराइट खत्म ही नहीं होगी, काफ़ी गहरी होती है। और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 से ज़्यादा होती है, सॉरी 6 से ज़्यादा होती है, हाँ ऐसे ही कुछ है, ठीक है। मतलब अम्लीय होती है ये, देख लेना आप, ये कैसी होती है? अम्लीय। अब जरा सोचो, अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो उस पर फसल उगेगी नहीं। तो भैया पहली बात तो तय है कि लैटराइट मिट्टी पे ज़्यादा फसल उगती नहीं है, यानी ये मिट्टी गेहूँ चावल इन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खेती हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये अम्लीय होती है, इसने पहले ही बोल दिया है। और भाई बता दूं मैं आपको, ये मिट्टी ना थोड़ी सी अजीब होती है लैटराइट मिट्टी। कहीं पर तो
मतलब मिट्टी इतनी अच्छी होगी कि वहाँ पे जंगल ही जंगल हो जाएंगे, इतने सारे पेड़ उग जाएंगे। और कहीं पर तो ऐसी मिट्टी होगी कि वहाँ कुछ उगेगा ही नहीं। जैसे कि जहाँ पर भी आपको, जिस जगह पर भी आपको अगर पर्णपाती वन मिलते हैं या सदाबहार वन मिलते हैं, वो भी इसी मिट्टी पर उगते हैं। जो लैटराइट मिट्टी है, इसी पर सदाबहार वन यानी पूरे का पूरा ऐसा जंगल मिलेगा आपको, ऐसा जंगल मिलेगा आपको जहाँ पर ना सूरज की रोशनी नीचे पहुँचती ही नहीं है, इतना ज़्यादा पेड़ होंगे उस जंगल में। वो भी इसी मिट्टी पर उगा होगा, लैटराइट पर। बट सर आप तो बोल रहे हो ये अम्लीय होती है, यहाँ तो पेड़ उगेंगे नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इसका भरोसा ही नहीं मिट्टी का। वैसे तो ये अम्लीय होती है, बट फिर भी कुछ जगह पर यहाँ पर ह्यूमस बहुत पाई जाती है। ह्यूमस का मतलब गीलापन, नमी। ह्यूमस की जगह आप नमी भी लिख सकते हो, ना और माँ पे बढ़ेगा डंडा, बड़ी की मात्रा से हुई नमी। तो कुछ जगह पर यहाँ पर नमी बहुत पाई जाती है, तो वहाँ पर सदाबहार वन मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके हैं अर्धशुष्क, मतलब जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर अगर लैटराइट मिट्टी पाई जा रही है तो उस मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं होगी, तो वहाँ पे घंटे ही कुछ नहीं उगने वाला, कुछ नहीं उगता वहाँ पे। ठीक है भाई, याद रखना। तो ऐसे इलाके भी जहाँ पे धूप बहुत पड़ती है, वहाँ पे भी अगर लैटराइट मिट्टी अगर उन इलाकों में है तो वहाँ कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि उसमें कोई नमी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर लैटराइट मिट्टी में नमी आ गई हल्की सी भी, तो वहाँ पूरा का पूरा सदाबहार बन उग जाएगा भाई। हालांकि इस फसल के लिए इसको बहुत कम यूज़ करते हैं फिर भी। अच्छा, इस मिट्टी का ना भूमि निम्नीकरण होने की संभावना ही बहुत रहती है। यानी अगर किसी मिट्टी का भूमि निम्नीकरण हो सकता है, तो सबसे पहले ही अपना हाथ खड़ा कर दे कि भैया मेरा भूमि निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसान लोग मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं, जो मैंने आपको बताया था पीछे कि हम भूमि निम्नीकरण को कैसे रोक सकते हैं, अगर क्योंकि अब मान लो किसानों के पास में नहीं है जलोढ़ मिट्टी, किसान कहीं पर रहते हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं है, वहाँ पर काली मिट्टी नहीं है, वहाँ पर यही मिट्टी पाई गई है, तो किसान क्या करेगा? तो उसको पता है कि भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है, मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अगर वो उन चीज़ों का उपयोग करे, जो कि कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु किसानों ने किया भी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाती है। वहाँ के किसानों को पता है कि इसी मिट्टी से हमें काम करना है। ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से मिट्टी यहाँ पे लाएंगे अपने यहाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में लैटराइट मिट्टी है, इसी का यूज़ करना है। तो उन्होंने भूमि निम्नीकरण के जो उपाय थे उनको यूज़ करके इसे इस लायक बना लिया कि यहाँ खेती की जा सके, और वहाँ पर चाय और कॉफ़ी उगाते हैं। लाल लैटराइट जो मिट्टी होती है वो काजू की फसल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है भाई, यहाँ से नहीं पढ़ना। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा मिट्टी में दरार पड़ जाती है। जैसे मान लो मिट्टी में क्या पड़ गई आपकी, दरार, चटक गई मिट्टी, उसे बोलते हैं मृदा अपरदन। रीज़न क्या है? वनोन्मूलन, वही पेड़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई करना, पहला रीज़न हो गया। दूसरा, बहुत जानवर जो है एक ही खेत में या एक ही जगह पे बार बार चरने आ रहे हैं, उसको चर रहे हैं, तो भी होता है। निर्माण, जब आप बहुत सारे मकान बना रहे हैं तो मिट्टी खत्म हो जाएगी, आप मकान बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, मिट्टी खत्म, तो भी हो सकता है। खनन, यानी अगर आप बार बार खुदाई कर रहे हैं, कोयले के चक्कर में, किसी चीज़ के चक्कर में खुदाई कर रहे हैं, गड्ढा बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो भी मृदा अपरदन हो सकता है। ठीक है, और भी रीज़न है। हवा की वजह से मृदा अपरदन होता है। हिम नदी का मतलब अगर कोई बर्फ़ पिघल रही है तो उस वजह से भी हो सकता है। जल, पानी की वजह से भी कई बार मृदा अपरदन होता है। आपने देखा हो गांव के अंदर अगर पानी एक जगह गिर रहा है, या शहर में आपके घर पे अगर पानी, आपके नाली का या आपके छत का पानी नीचे ज़मीन पे गिरता है, कच्ची ज़मीन पे एक जगह पे, तो वहाँ छेद हो जाता है। यही होता है मृदा अपरदन। ठीक है, बट याद रखना, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन, ये जो चारों पॉइंट है ये हम लोग करते हैं, ये मानव के काम है। मृदा अपरदन दो तरह से हो सकता है, या तो हम लोग करें मानव, या फिर प्रकृति की वजह से हो जाए, हमारी वजह से ना हो। तो हमारी वजह से कैसे हो सकता है? अति पशुचारण, निर्माण, खनन और वनोन्मूलन। प्रकृति की वजह से कैसे हो सकता है? कि हमने तो कुछ किया ही नहीं थी, तब भी मृदा अपरदन हो गया। क्यों? पवन, हिमनदी और जल, ये प्राकृतिक तत्व हैं जिनकी वजह से मृदा अपरदन हो सकता है। ठीक है, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, मतलब बिल्कुल बंजर हो जाती है ऐसी जमीन, मृदा अपरदन की वजह से एकदम बकवास हो जाती है, बेकार हो जाती है ज़मीन, जो कि जोतने योग्य रहती ही नहीं है, उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, उसको उत्खात भूमि कहते हैं। लेकिन चंबल में उसे बोलते हैं खड्ड भूमि। देखो, उत्खात भूमि किसे कहते हैं? जो जोतने योग्य नहीं है। और चंबल वाले इलाके में जहाँ पर चंबल नदी है, उस इलाके के लोगों से इसी इसी भूमि को बोलते हैं खड्ड। तो खड्ड और उत्खात में कोई अंतर नहीं है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। ओके, अब मान लो मृदा अपरदन हो गया, तो उसे रोकने के तरीके क्या है? तो भैया 3 तरीके लिखे हैं। पहला तो सोपान कृषि। सोपान कृषि अगर आप करते हो, और सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ढाल वाली ज़मीन पे, मतलब पहाड़ी वाले इलाके जहाँ पे ऊपर से नीचे ढलान आ रही है। ऐसे इलाके पहाड़ी वाले जहाँ पर ऊपर से नीचे ढलान आ रही है, वहाँ पर सीढ़ी बना करके खेती की जाती है। इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ, तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि सोपान कृषि जो होती है मोस्टली वो पहाड़ी वाले इलाकों में की जाती है, पहाड़ पे की जाती है, सीढ़ी बना के की जाती है, ढलान वाले इलाकों में की जाती है। ये कृषि मृदा अपरदन को रोकती है। तो पहला पॉइंट तो मृदा अपरदन रोकने के लिए सोपान कृषि करो। दूसरी बात, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाओ। समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो भैया, ये दूसरा पॉइंट है मृदा अपरदन रोकने का। तीसरा पॉइंट है पेड़ों को कतार में लगाकर मेखला बनाओ, यानी कोई पेड़ यहाँ उगा दिया एक, कोई पेड़ दूसरा बहुत दूर उगा दिया, ऐसे नहीं करना है आपको, एक लाइन में सारे पेड़ उगाने हैं, उसको बोलते हैं मेखला।
तो अगर ऐसा करते तो भी आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। और इसमें पॉइंट लिखे नहीं है, मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि पेड़ों को उगाओ तो भी आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। अगर आप अतिचारण, जो जानवर ज़्यादा घास फूस खा रहे हैं एक जगह पर, उनको आप थोड़ा कंट्रोल करो तो भी आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। खनन करना बंद कर दो तो भी आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। तो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं इन्हें भी नोट कर लो भैया, क्या पता 5 नंबर में आ जाए। तो 3 पॉइंट ये रहे, 2-3 मैंने बता दिए, 5 पॉइंट लिख तो दोगे कम से कम। ठीक है भाई, और सीधे नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपसे मृदा अपरदन वाले। ठीक है भाई, समझे मेरी बात आप। और ये मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय अलग थे, वो अलग याद कर लेना। ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ उपाय मृदा अपरदन के और कुछ उपाय भूमि अपरदन के सेम हो उपाय, कुछ कुछ और कुछ अलग हो। ठीक है, जो सेम हो दोनों में चल जाएंगे, जो अलग है वो अलग रहेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये कुछ MCQs हैं, ये भी आप याद कर लेना, मैंने आंसर टिक लगा दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।